नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के ताज़ा पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्री राजेश गोगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओ थैंक यू अरुण जी, आपके साथ दोबारा मिलने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है। राजेश जी, जो है दिल्ली में लेक्स लोकम नाम की एक लॉ फर्म है, प्रतिष्ठित लॉ फर्म है, उसके फाउंडर हैं, संस्थापक हैं, उसके निदेशक भी हैं। और इसके अलावा देश में कई प्रमुख मुकदमे लड़ चुके हैं देश की बड़ी अदालतों में। और प्रधानमंत्री कार्यालय सहित बहुत से मंत्रालय ऐसे हैं जिनको कि एज अ गवर्नमेंट काउंसिल भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मानवाधिकारों के क्षेत्र में भी काम करते हैं। और खासकर जो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारे एक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ है उस पे हमने उनसे कई चर्चाएं भी की हैं, और वो कई पब्लिक फोरम्स पर भी अपनी बात रखते हैं। तो आज एक दिलचस्प विषय पे बात करेंगे, वो है आपातकाल यानी कि इमरजेंसी। 25-26 जून की मध्य रात्रि को इमरजेंसी की घोषणा की गई थी 1975 में। 2025 है ये साल, तो 50 साल के करीब होने जा रहे हैं। इसको याद करना जो है सभी के लिए जरूरी है, खासकर जो आजकल की जेनजी जनरेशन है उसे शायद इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा कि किस तरीके से ये देश का जो लोकतंत्र है वो खत्म होते होते बचा है। और इसे लेकर बड़ी दिलचस्प कहानियां भी हैं। लेकिन राजेश जी, इसके कानूनी पहलू और इन सब पे, और इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ 1975 से 77 के दौरान, उस पे तो हम चर्चा आगे की एक सीरीज में करेंगे ही, कार्यक्रमों की आपसे आपके साथ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से इमरजेंसी लगानी पड़ी। 1971 में इंदिरा गांधी जो है वो चुनाव जीत कर आई थी, और 1975 में इमरजेंसी लग गई। तो राजेश जी, सबसे पहले तो आप थोड़ा सा ये बताएं। आज की सीरीज में मैं दर्शकों को बता दूं कि आज के एपिसोड में हम लोग जो अदालती कार्रवाई हुई जिसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट बना जिससे कि आपातकाल लगा, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे के एपिसोड्स में हम इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ उसके विभिन्न पहलू की चर्चा करेंगे। और जैसा आपको पता है, राजेश जी के साथ हम जो चर्चा करते हैं वो जनरली जो है वो संवैधानिक कानूनी पहलुओं के ऊपर होती है, और उसके माध्यम से हम एक भारत का संवैधानिक इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। तो राजेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक आप क्विकली एक इसका एक बैकग्राउंड हमारे को दें, एक पृष्ठभूमि दें कि इमरजेंसी को जो है ट्रिगर पॉइंट करने वाला एक डिसीजन इलाहाबाद हाई कोर्ट का था। लेकिन थोड़ा बताएं आप, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आने से पहले इसकी जमीन कैसे तैयार हुई, क्यों ये मामला अदालत में गया, कैसे गया, और फिर उसके बाद इस पे भी चर्चा करेंगे कि अदालत के अंदर क्या हुआ। पर एक थोड़ा सा टाइमलाइन आप हमें बताएं इस। जी धन्यवाद अरुण जी। और बड़ी अच्छी बात है कि इसी महीने में इमरजेंसी लगी थी 25 तारीख को, और हम उसी के आसपास इसके बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। ये आपने अच्छा किया कि हम एक चर्चा ना करके पांच छह चर्चाएं करेंगे, जिसमें हम इमरजेंसी मतलब आपातकालीन से जुड़ा ये मुकदमा जहाँ से ये शुरुआत हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या मुकदमे आए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ भारतीय डेमोक्रेसी के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ भारत की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर जो बोलते हैं। तो काफी विशाल एक एक ऐसा प्रभाव इससे शुरू होता है कि इस मुकदमे से, जिससे कि जो हम कहें तो 50 से लेकर और 75 तक का हमारा प्रजातंत्र जो बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सरल तरीके से चल रहा था। पहले नेहरू जी थे, उसके बाद कुछ समय तक शास्त्री जी रहे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी आ जाती हैं। बट डेमोक्रेसी वाज सेलिंग वेरी स्मूथली। तो उस स्मूथ सेलिंग के अंदर पहली इंटरप्शन ये मुकदमे से आती है 75 के अंदर, और उसके बाद इमरजेंसी आ जाती है। एक बहुत ही स्मूथ डेमोक्रेसी एकदम चैलेंज में आ जाती है। तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये कहाँ से शुरुआत हुआ, ये आपने अच्छा किया कि आज का एपिसोड आपने केवल इस पर रखा है। तो एक आदमी का नाम लेना चाहूंगा। अभी हम चर्चा ही कर रहे थे, राजनारायण जी। मैंने उनको देखा तो नहीं है, पर मैंने उनकी फोटो और वीडियोस देखी हैं। वो पजामा कुर्ता डालकर समाजवादी थे, मूल प्रवृत्ति से। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप बता। राजनारायण जी के बारे में, दो लाइनें। हाँ बाकी लोग आप, हाँ गूगल पे थोड़ा। देखिए, बाकी तो आजकल लोग गूगल पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन दो चीजें बता देता हूँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस में इतिहास में, और खासकर जो अगर आप जेल जाने का रिकॉर्ड देखेंगे, ओके। तो जेल जाने का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो 80 बार जेल गए और 17 साल तक जेल में रहे, अलग अलग मूवमेंट्स को राजनारायण, लेकर। ओके। अच्छा।
तो राजनारायण जी खांटी समाजवादी नेता थे, बहुत से लोग उन्हें मैवरिक भी कहते हैं, कि मतलब एक बहुत ही मतलब वो कोई भी ऐसी चीज कर सकते हैं कि अप्रत्याशित जो लोगों के लिए हो सकती है। पर खांटी समाजवादी नेता थे कई, जो है वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य थे, और आजादी के आंदोलन में भी उनकी जो है वो भूमिका रही, और अच्छा। जयप्रकाश नारायण इन सब लोगों के साथ, और इसके अलावा जो है वो कई अन्य पार्टियों में भी रहे। और 1971 में उन्होंने रायबरेली से, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। तो राजेश जी, आगे की बात आप बताएं। क्या बात है, मुझे इतना नहीं मालूम था कि वो 17 साल जेल में भी रहे। और शायद किसान आंदोलन के साथ और मजदूर आंदोलन के साथ एक समाजवादी परंपरा है, एक बड़ी बड़ी परंपरा रही। और ये राजनारायण के साथ साथ अभी इंदिरा गांधी जी से आने से पहले एक नाम इसमें और जोड़ देते हैं। उसका नाम हो जाएगा शांति भूषण। शांति भूषण जी भारत के सबसे बड़े वकीलों में से एक रहे, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। फिर से समाजवादी, एक समाजवादी, बड़े समाजवादी नेता। अब भारत दिल्ली में भी जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसके अंदर भी, और उनके बेटे हैं अभी, जो हम बार बार उनका नाम आता है, प्रशांत भूषण जी। हैं प्रशांत प्रशांत भूषण। भूषण जी। और उनके दूसरे बेटे भी, इनके 3 बेटे प्रैक्टिस में हैं, 2 बेटे प्रैक्टिस में हैं। और तो वो बहुत बड़े, वो भी बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। और तीसरा इसमें व्यक्तित्व आता है, जो कि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक एक तरफ एक फक्कड़ आदमी है, जो कि जिसका ना घर ना बार ना परिवार, जो कि 17 साल जेल में रहा, हर आंदोलन में जा रहा है, हर आंदोलन में जेल में जा रहा है, जिसको जेल जाने से कोई डर नहीं लगता। और वो फिर चुनौती देता है, किसको चुनौती देता है? श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, और विश्व के सबसे पहले जो महिला प्रधानमंत्री थे उनमें से एक। इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहले वो प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद बेनजीर भुट्टो, भंडार नायके, और बांग्लादेश में चीजें आती हैं। शुरुआत करती हैं वो, इस देश जो सबसे पिछड़ा वाला माना जाता था जेंडर जस्टिस के अंदर, उसमें उन्होंने एक क्रांति लाई। और हम 75 की 71 की बात कर रहे हैं, तो 71 में मतलब ये पाकिस्तान वाला युद्ध होता है पाकिस्तान के साथ। युद्ध तो नहीं बोलेंगे उसको, जो भी कुछ कहेंगे। तो उस वक्त मुक्ति वाहिनी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े होना, एक नया देश दुनिया के अंदर सबसे बड़ी घटना होती है, कि जब दुनिया का नक्शा बदलता है। और जो नक्शे को बदलते हैं उनको लोग याद करते हैं, जैसे कि हिटलर ने कई नक्शे बदले। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत से नक्शे बदले गए। जब भारत का पार्टीशन हुआ तो नक्शा बदला। जिन्ना साहब ने अपना काम की तो नक्शा बदल गया। तो नक्शा बदलना बहुत सालों में होता है, कई दशक लग जाते हैं उसके अंदर। तो 50 में ये नक्शा बदला था, जब भारत के टुकड़े हुए और नए देश बन गए, जैसे कि ये बांग्लादेश, सॉरी, पाकिस्तान बना। और जिसमें हम अपने अपने विचारधारा में बोलते हैं कि अखंड भारत जो था वो टूट गया। तो अखंड भारत टूटा, सबको, हमारा को उसका दुख भी है, अभी भी हम अखंड भारत दिवस मनाते हैं सब लोग मिलकर। तो नक्शा बदला, ये 47 में नक्शा बदला। और उसके बाद 71 आते आते बांग्लादेश में अनरेस्ट फैला, भाषा को लेकर, इन सब चीजों को लेकर। पिछले हमने पॉडकास्ट में कहा था कि वो जो था टू नेशंस थ्योरी मर गई 71 के अंदर। तो 71 में आके इंदिरा गांधी जी के नाम से वो देश के 2 टुकड़े हुए, बांग्लादेश पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, एक नया देश आ गया। सबसे पहले हिंदुस्तान ने रिकॉग्निशन दिया, और दुनिया भर में इंदिरा गांधी जी की छवि बनी आर्यन लेडी की। और दुनिया भर में उनका नाम हो गया, उन्होंने अमेरिका अमेरिका किसी की कोई चिंता नहीं की। अब आप सोचिए, एक भारत के अंदर एक ऐसी प्रधानमंत्री है जो महिला है, जिसको लोग आयरन लेडी से जानते हैं, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले एक देश के टुकड़े की है जो हमारा दुश्मन देश माना जाता था। तो इतनी बड़े महान व्यक्तित्व के सामने एक बहुत ही अदना सा फक्कड़ किस्म का आदमी अपना अपना चुनौती पेश कर देता है। और उसके पास तो कोई रिसोर्सेज भी नहीं है, ना उसके पास पैसा है, ना उसके पास गाड़ियां हैं, ना उसके पास कुछ है। बस उसको तो चुनौती देनी थी, वो चुनौती देने के लिए आ गया। ये चुनाव हुआ रायबरेली के अंदर सन 1971 के अंदर। रायबरेली भी बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, अभी भी बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है, और उस वक्त वो और भी पिछड़ा क्षेत्र था। और उस चुनाव के अंदर इंदिरा जी के साथ सारा, मतलब सरकार और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, तब तो चुनौती देने वाली भी कोई पार्टी नहीं थी।
तो एक अदना सा जो आदमी था, आम आदमी था, उसने चुनौती दे दी इंदिरा जी को। और उन्होंने 31 जुलाई के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उसको चैलेंज किया। जो हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, उसके अंदर एक प्रावधान रहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर करप्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करता है तो उस चुनाव को चुनौती दी जा सकती है, और वो चुनाव निरस्त हो सकता हैगा। और जिस व्यक्ति ने वो करप्ट प्रैक्टिसेस एडॉप्ट की हैं उसको चुनाव में भाग लेने से रोका जा सकता है। 123 करके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर आता है। और इस चुनाव को उन्होंने चुनौती दे दी। कहाँ चुनौती दे दी? इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, क्योंकि हाईकोर्ट के अंदर ये चैलेंज होता है। और इसमें अब मैं दो नामों को जोड़ता हूँ। मुकदमा करने वाले कौन? मुकदमा करने वाले राजनारायण, समाजवादी नेता फक्कड़। मुकदमा किसके खिलाफ किया? इंदिरा गांधी, दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर महिला। और मुकदमे में जज साहब का नाम, तो जज का नाम जगमोहन लाल सिन्हा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज। और राजनारायण जी के वकील कौन? उनके वकील शांति भूषण। और इंदिरा जी की तरफ से सरकार थे, प्रधानमंत्री थी, तो उनकी तरफ से आए निरेन डे, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो ये चार लोग इस मुकदमे में प्रमुख भूमिका अभी अपनाएंगे, मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। और ये मुकदमा चलता रहा, पहले जवाब ववाब फाइल हुए, सब कुछ होता चला गया। ये 71 से 75 तक बहुत धीमी गति से चला। और 75 आते आते मार्च में इसमें समझिए प्लीडिंग्स कंप्लीट हो गई। और ये हुआ कि अब इसकी जो है गवाहियां होंगी। तो उससे पहले राजनारायण जी ने अपनी गवाहियां दे दी, क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। अब उसके बाद गवाही होनी है दूसरे पक्ष की। तो दूसरे पक्ष में कौन है? तो दूसरे पक्ष में इंदिरा गांधी है। तो ये हुआ कि इंदिरा गांधी को गवाही के तौर पर यहाँ लाया जाएगा, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट की थी। तो इंदिरा गांधी जी का आना अपने आप में बड़ी घटना थी। दुनिया भर के अंदर ऐसा कमी होता है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। मेरे ध्यान में तो नहीं आता राजेश जी की आजादी के बाद से, तो मतलब कोई भी जब से हमारे यहाँ 1950 से संविधान, मैंने तो मतलब कि कोई प्रधानमंत्री जो है वो, हाँ, उसको कोर्ट नहीं में बुला हुआ ही लिया नहीं है, करो। हुआ ही नहीं है, वो एक ही अपवाद है, उसके बाद भी नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ। मैंने बाकी देशों को अपदस्थ होने के बाद प्रधानमंत्री, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, बाकी सब जगह पे, यूरोप में भी, जापान में भी आए, लेकिन पद पे रहते हुए तो नहीं आए थे। लेकिन ये जो हम बोलते हैं नो वन इज अबव लॉ, जो भारत की महान वैधानिक परंपरा है, जिसमें कहा जाता है कि आप कुछ भी हो सकते हो पर आप कानून से ऊपर नहीं हो। तो अगर इसका सबसे अच्छा उदाहरण चाहिए आपको, तो ये मुकदमा उसका सबसे महान उदाहरण है, जिसमें भारतीय न्यायिक परंपरा ने स्थापित किया कि आप कितने भी शक्तिशाली हो सकते हो। इंदिरा गांधी जी उस समय की सबसे शक्तिशाली महिला थी, इसमें कोई अपवाद नहीं। प्रधानमंत्री थी, और उस शक्तिशाली महिला को भी कोर्ट में आना पड़ेगा और गवाही देनी पड़ेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ऐसा कभी हुआ नहीं था, लोगों को ऐसा लगता नहीं था। लेकिन मार्च 2075, 18 तारीख, 1975, 18 मार्च 1975। 1975, 18 से लेके 21 मार्च तक, 3 तारीखों के अंदर ये क्रॉस एग्जामिनेशन चला। श्रीमती इंदिरा गांधी जी 18 तारीख को इलाहाबाद कोर्ट में पहुंची। इलाहाबाद कोर्ट आपने देखा हो तो बहुत पुरानी कोर्ट बनी हुई है, अभी भी उसकी दीवारों से मतलब मिट्टी उतरती रहती है, तो उस वक्त और उसकी बुरी हालत होगी। तो कॉलोनियल ईरा की कोर्ट, छोटे छोटे से कमरे। और वो समय तो 75 में तो कोई एयर कंडीशन शायद प्रधानमंत्री निवास पे भी नहीं होते होंगे, या होते होंगे मुझे मालूम नहीं। 75 में तो हमने एसी का नाम नहीं सुना था कि भी होते होंगे। तो कोर्ट में भी एसी नहीं थे, और ये तकरीबन 18 मार्च आते आते गर्मी हो जाती। तो एक कोर्ट के अंदर दला दल लोग भरे हुए। और उस कोर्ट के अंदर भारत की प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह पहुंच जाती हैं, केस की पेशी होती है, और वो आकर कोर्ट में बैठती हैं, उनको विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है। और उसके बाद उनका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन करके शांति भूषण जी क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। अभी क्रॉस एग्जामिनेशन की डिटेल हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सवाल पूछे गए, किन किन व्यक्तियों के बारे में सवाल पूछे गए, किस किस बारे में सवाल पूछे गए, और इंदिरा गांधी जी ने क्या जवाब दिए, और जज साहब ने क्या इंटरवेंशन। तो ये सारी डिटेल में जाएंगे। जैसा आप चाह रहे थे कि कोर्ट रूम ड्रामा, आपने बोला था कि कोर्ट में क्या क्या हुआ, तो ड्रामा तो
ड्रामा भी एलिमेंट तो मैं पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय प्रजातंत्र, भारतीय न्याय प्रणाली की एक जो संस्थापना थी, वो वहां पे इन दिनों में हुई। कैसे हुई हम थोड़ी डिटेल में आएंगे। तो उसके बाद ये क्रॉस एग्जामिनेशन मार्च 18 से लेके 21 के बीच में हुआ। और उसके बाद उनको बोला गया कि भाई आप अपनी रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट कर दो। तो मई से जून के बीच में रिटर्न आर्गुमेंट सबमिट की गई। 12 जून 2075 को जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला दिया। 12 जून 1975। 1975, सॉरी मैं साल गलत बोल रहा हूँ, बार बार। फैसला दिया और उन्होंने बोला कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो दो जो चुनाव के वेल प्रैक्टिसेस जो है, मतलब दुराचार जो है, वो सेक्शन 123(7) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसकी उसका उनको दोषी पाया गया। अब क्या क्या दोषी पाया गया वो हम अभी चर्चा करेंगे। और उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। और उनको आने वाले 6 बरस तक किसी भी चुनाव लड़ने से बाधित कर दिया गया। और ये फैसला आया 12 जून को। 24 जून को उन्होंने इस फैसले की चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट ने एक कंडीशनल स्टे दे दिया। और उनको बोला कि आप प्रधानमंत्री तो रह सकती हैं, पर आप वोट नहीं कर पाएंगी, ना आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपनी सैलरी ड्रॉ करेंगे। ये 24 तारीख को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। और 25 26 की रात्रि को, जो बोलते हैं कि 25 26 की काली रात या बोला जाता है, उस दिन इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और आर्टिकल 352 के अंदर ये इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। जैसा आपने बताया कि इमरजेंसी प्रावधानों पे हम अलग से एक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि सब चीज़ों को मिलाने से हमारे जो दर्शक हैं उनको सारी चीज़ों को विस्तार से समझने में दिक्कत हो जाएगी। ना केवल इस जनरेशन को, पिछली जनरेशन को भी ये सब बातें मालूम नहीं है। तो माफ नीरज जी, कोर्ट कीजिएगा। कोर्ट में क्या हुआ ये बताइए। हाँ बिल्कुल, अब मैं वहीं पर ही आ रहा हूँ। अब हम कोर्ट में पहुंच जाते हैं। अब कोर्ट तो मैंने बता दिया, अब पुरानी कोर्ट है, बैकग्राउंड है, सब कुछ हाँ, है। पर अंदर क्या, जो ये क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है, अब हम प्रधानमंत्री अठारह का। 18 तारीख पे आ जाते हैं। 18 तारीख को वही कॉलोनियल ईरा का मुकदमा है, ना एयर कंडीशन है, गर्मी है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपना एक कॉटन की साड़ी डालकर, दो सफेद और नीले रंग की उसके अंदर कुछ धारियां थी, वो डालकर आई, जैसे कि ग्रेसफुल पर्सनैलिटी उनकी थी। और वेरी ग्रेशियस पर्सनैलिटी, वो कोर्ट रूम में आ जाती हैं। और कोर्ट रूम में आके वो विटनेस बॉक्स में बैठ जाती है। उस वक्त कोई भी स्पेशल प्रिविलेज उनको नहीं दिया गया। कोई भी स्पेशल प्रिविलेज, वो बिल्कुल एक आम भारतीय नागरिक के तौर पर कोर्ट में आई और कोर्ट में बैठी। और सारे देश के अंदर वो हो गया कि ये होने वाला है, सब कुछ होने वाला है। तो अब हम आते हैं 18 तारीख की प्रोसीडिंग्स के ऊपर। कोर्ट में जज साहब के तौर पे बैठे हुए हैं जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, शांति भूषण जी, इंदिरा गांधी जी। और उस दिन जगमोहन सिन्हा जी ने 18 तारीख को उनको बुलाया और शांति भूषण जी ने अपने सवाल पूछने शुरू किए। पहला सवाल उन्होंने पूछा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, मैडम प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बोला, क्या आपने श्री यशपाल कपूर को अपने इलेक्शन एजेंट के तौर पर नियुक्त किया था, जबकि वो भारत सरकार की नौकरी में थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे? ये एक मिसकंडक्ट है। अगर आप किसी सरकारी नौकर को अपने चुनाव की प्रक्रिया में लाते हो, तो ये मिसकंडक्ट होता है। तो ये यशपाल कपूर जी, जो उनको, जो कि उस वक्त शायद मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में कोई पोस्ट होल्ड करते थे, तो क्या आपने उनको अपॉइंट किया था अपने चुनाव एजेंट के तौर पे, जबकि उस समय वो भारत सरकार के नौकरी में थे, सरकारी कर्मचारी में थे? तो इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया, शांति से जवाब दिया, कि मैंने उनसे पूछा था, कि मैंने उनको कहा कि वो मेरी चुनाव में मदद करें, पर मुझे ये इंप्रेशन था कि शायद वो अपनी जो पोस्ट है उससे ऑलरेडी रिजाइन कर चुके हैं। तो मुझे जानकारी में नहीं था कि वो सरकारी नौकर हैं। मुझे लगा कि वो रिजाइन कर चुके हैं। तो शांति भूषण जी ने बोला कि आप क्या ये कहना चाह रहे हो कि आपको जानकारी नहीं थी कि वो अभी भी एक ऑफिशियल है, गवर्नमेंट सर्वेंट है? 25 जनवरी जब उन्होंने बोला, जब आपने कहा था कि मेरे इलेक्शन बजे, वो इंदिरा जी ने बोला, जी बिल्कुल ठीक है, मेरे को जानकारी में नहीं था। और ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी ने कब कब रिजाइन किया, कब उसका रेजोल्यूशन एक्सेप्ट हुआ, तो ये मेरे को पर्सनली नोट नहीं था। तो उसके बाद शांति भूषण जी ने उनको बोला कि एक चिट्ठी दिखाई उनको,
तो लेटर था 25 जनवरी 1971 का, जिसमें श्री कपूर ने, जिनका नाम पूरा भी मैंने बताया, यशपाल कपूर ने, एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर उसको साइन किया हुआ था 25 तारीख को। और जबकि उसी दिन उन्होंने उनकी कैंपेन भी शुरू कर दी थी। तो इंदिरा जी ने बोला कि मैं कंफर्म नहीं कर सकती कि रेजिग्नेशन कब हुआ और कब प्रोसेस हुआ। तो ये करके उन्होंने उसके बारे में ऐसा जवाब दिया, मना नहीं किया उन्होंने उसको। तो उसके बाद उन्होंने और भी इसके बारे में प्रश्न पूछे कि क्या आपने किया, तो उन्होंने जो बोला कि मैं लोगों पे विश्वास करती हूँ, आई ट्रस्ट पीपल, सो आई डोंट माइक्रो मैनेज रेजिग्नेशंस। मुझे नहीं पता होता कौन रेजिग्नेशन करता है, मैं तो ट्रस्ट करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि जब व्यक्ति आ रहा है तो वो सरकारी कर्मचारी नहीं होगा। इस दौरान में कुछ बार ये भी हुआ कि जस्टिस सिन्हा ने बोला कि आप अपनी भाषा को, वकील साहब को, कि आप अपनी भाषा को संयमित रखें, क्योंकि ये चुनाव नहीं है, ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स है। किसको किसको बोला ये उन्होंने? ये ऐसा कहा जाता है कि शांति भूषण जी को उन्होंने बोला, शायद अच्छा। उन्होंने अब आवाज में कुछ ऐसा बात की होगी हाँ, जिस कभी टोन टेनर वो। ऑन टैनल के बारे में, कि हाँ हाँ। आप थोड़ा, क्योंकि शांति भूषण जी भी एक राजनीतिक व्यक्ति भी रहे, संवैधानिक एक्सपर्ट भी रहे। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप कंफर्म कर सकती हैं कि इसके अंदर, आपकी कैंपेन के अंदर, सरकारी जीपें और लाउड स्पीकर यूज किए गए थे कैंपेन के दौरान। तो वो उन्होंने जवाब दिया कि मेरे हिसाब से तो ये जो पार्टी के रिसोर्सेज यूज किए गए थे, और अगर कोई सरकारी चीजें यूज की जाए तो ये मेरे कहने पर नहीं हुआ, मेरे आदेश से या मेरे कहने पे नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने उसका जवाब दिया। और ये सारा पूछा गया उसको। और उसके बाद वो जो प्रोसीडिंग, मतलब और भी सवाल हुए होंगे, उसके बाद प्रोसीडिंग्स अगले दिन के लिए वो चली गई। और अगले दिन जो सवाल पूछे गए, वो पहले वाले में तो हमने बोला यशपाल कपूर जी और उनके इलेक्शन एजेंट के बारे में। यानी 19 मार्च को जो अब पूछे गए। हाँ जी। उसके बाद अगले दिन में यशपाल कपूर जी का बात आ गई। उन्होंने पूछा जी, कल आपने कहा था कि यशपाल कपूर जी ने, आप बिलीव करते थे, आपका विश्वास था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, और क्या आप बता सकते हो कि उन्होंने कब आपकी कैंपेन को ज्वाइन किया था? तो वो बोली कि मेरे ख्याल से वो 25 तारीख को, 25 जनवरी 2071 को मेरी कैंपेन के लिए यहाँ पर आ गए थे, इंदिरा गांधी ने जवाब दिया। तो भूषण जी ने बोला कि देखिए, हम आपको उनका रेजिग्नेशन लेटर दिखाते हैं जिसकी डेट है 25 जनवरी 1971, एक्सेप्टेड ओनली ऑन 28 जनवरी 1971। सो टिल देन ही रिमेन्ड गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ। उन्होंने पूछा कि क्या आप मानते हो कि ये पूर्ण रूप से संवैधानिक जो मैंडेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, स्टैट्यूटरी मैंडेट, उसका उल्लंघन था? तो उन्होंने इस दौरान में, नेरेंडे ने भी बोला कि आप उनको उल्टा सा सवाल पूछ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप इसका जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने इसके बारे में कोई टिप्पणी करने का कारण नहीं था, क्योंकि जो भी कुछ लिखा हुआ था वो तो लिखा हुआ था। लेकिन वो 28 तारीख तक सरकारी कर्मचारी थे, रेजिग्नेशन एक्सेप्ट 28 को हुआ, लेकिन 25 तारीख को इलेक्शन एजेंट बन गए थे। अब इंदिरा जी तो बोलती है, मुझे क्या पता है यार, कोई आदमी कहता है इलेक्शन एजेंट है, वो रिजाइन कर रहा है नहीं कर रहा, मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि भाई उसके बाद उनसे पूछा गया कि भाई ये जो थे लाउड स्पीकर, जीपे वगैरह, तो बोले जी इसके बारे में भी मैं क्या बता सकती हूँ, ये सारी चीजें तो मेरे इलेक्शन के लोग यूज करते थे, मुझे थोड़ा जानकारी है, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मुझे तो क्या पता होगा कि भाई ये जो जीपे यहाँ पर आ रही है, मुझे लग रहा था कि ये पार्टी के रिसोर्सेज ही यूज हो रहे हैं, ऐसा उन्होंने जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपने वेरीफाई किया? जी बोले जी मैंने वेरीफाई नहीं किया, ना मेरा ये रोल था। और ये बात भी सही है कि एक प्रधानमंत्री जाके ये थोड़ा ना देखेगी कि जो जीप चल रही है, जो लाउड स्पीकर लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, वो कहाँ से लगा रहा है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये सही है कि आपके स्टाफ की तरफ से जो है, ये जो पीडब्ल्यूडी थी, उत्तर प्रदेश की, रायबरेली की, उनको उनको कहा गया था कि आप इस कार्यक्रम के लिए जीपे, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दिलवाएं। और ये सही बात थी कि उन्होंने ऐसे कागजात पेश किए जिसके अंदर लाउड स्पीकर के पैसे जो थे, और उसका अरेंजमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस, और ये सारा का सारा सरकारी पीडब्ल्यूडी की तरफ से किया गया था। उन्होंने बोला मैं ऐसी किसी प्रकार की रिक्वेस्ट में शामिल नहीं थी, जो कैंपेन की टीम थी उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। और लेकिन
मेरे को जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इसको सुपरवाइज नहीं कर रही थी। वो उन्होंने बोला कि ये तो रिकॉर्ड पर है कि रिक्वेस्ट फॉर लाउड स्पीकर वाज रूटेड थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस बेरिंग योर कैंपेन सील, नॉट योर सिग्नेचर्स। पर जो चुनाव की कैंपेन सील थी उसको उसके ऊपर लिखा था। तो वो बोली कि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती, मैंने नहीं बोला ऐसा करने के लिए। फिर उनसे पूछा गया कि जब चुनाव के दौरान आप रायबरेली आए थे तो आपकी रुकने की व्यवस्था पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में की गई थी, क्या ये उसको सैंक्शन किया गया था? तो उसके बारे में वो बोलती हैं कि मेरे को एडवाइस किया गया था कि मेरे को पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रुकना चाहिए सिक्योरिटी रीजन से। तो किसने किसने एडवाइस किया था? तो मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने किया था और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो अब ये भी उन्होंने जवाब दिए वहां पर। और उसके बाद ये सारे जवाब सवाल चलते गए। उसके बाद जो अब आगे आगे गया, गवाही जब आगे बढ़ती है तो फिर वो सवाल आता है, तीसरे दिन पे आ जाते हैं हम, क्योंकि अभी हमने पहले किया यशपाल कपूर की अपॉइंटमेंट एज ए इलेक्शन एजेंट, और जिसके बारे में कोई था ही नहीं क्योंकि 25 तारीख को तो वो उसने रेजिग्नेशन टेंडर किया, 25 तारीख को इलेक्शन एजेंट बना। मैं डेट लाइन भी करता जा रहा हूँ और 28 तारीख को एक्सेप्ट हुआ, तो एज ऑन द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट एज इलेक्शन ऑफिसर ही वॉज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो देयर वाज नो एस्केप, था नहीं। और बहुत अच्छी बात है, मैं भारतीय परंपरा का मतलब हूं कि ऐसे नहीं किया गया कि जो रेजिग्नेशन लेटर था उसको छुपाकर 21 तारीख से दिखाकर 23 तारीख का आमतौर पे कहा जाता है कि राजनीतिक लोग मैनिपुलेट कर लेते हैं, पर भारतीय, मैं इसको अच्छा ही मानूंगा कि भाई किसी भी प्रकार के कागज से कोई हेराफेरी नहीं हुई, कोई बैक डेट से कागज मैनिपुलेट नहीं किए गए, उन्होंने इस बात को माना वहां पर। उसके बाद हमने दूसरी बात की कि जिसमें गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स में उनको किया गया। अब एक फिर तीसरा जो मूल मुद्दा आया वो आया श्री आर के धवन के बारे में। आर के धवन के बारे में हम सब जानते ही हैं, जब इंदिरा जी पे गोलियां चली थी, अपने हमने पीछे किया ही था वो पॉडकास्ट भी, तो आर के धवन उनके साथ थे। ही वॉज लाइक अ शेडो बेसिकली। शेडो, हाँ। तो उन्होंने हाँ, बोला मैं कि दर्शकों को बता दूं, उन्होंने आर के धवन जो है, उन्होंने आप कह सकते हैं कि टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर के तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय में काम पंजाबी करना शुरू रिफ्यूजी किया थे, था। पंजाबी रिफ्यूजी बनकर आए थे वो। हाँ, और और हाँ उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे वो जिसे एक राजनीति में टर्म होती है किचन कैबिनेट, हाँ वो जो है इंदिरा गांधी जो है उनकी किचन कैबिनेट के जो है सदस्य हो गए। और ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द कंट्री। और इंदिरा गांधी के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस माना जाता था। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि डी फैक्टो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, या डी फैक्टो कैबिनेट सेक्रेटरी भी आप उनको एक तरीके से कह सकते हैं। बाद में जब राजीव गांधी आए तो कुछ समय तक उनका वो चलता रहा, लेकिन सोनिया गांधी ने जब पार्टी की कमान संभाली, उसके बाद से आर के धवन का डाउनफॉल जो है वो आप कह सकते हैं कि एक तरीके हाँ, से। तब तक उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हाँ, हो उनकी गई। उम्र भी हो गई थी। और तो ये एक ग्रुप होता था, आर के धवन, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, ये हरिकृष्ण लाल भगत, और मतलब दिल्ली के ये कुछ जो अलाइंड थे ये बहुत सारे, तो इसमें से जो पंजाबी रिफ्यूजीज ये आए थे। हाँ हाँ बट हाँ हाँ। बहरहाल मैं एक छोटा सा एनेक्डोटल बस वही बता रहा हूँ कि Yes, yes. धवन, आर के धवन। Because he got the entry in the PM office in capacity of being a Punjabi refugee, as was accommodated in that capacity only. तो वो भी हम्म। accommodation है, वो भी एक कारण मैं बताने जा रहा था। जी जी जी, तो तो उन्होंने हाँ जी, बोला कि तो आप, अब बताइए जरा, धवन साहब ने जो है वो तो उन्होंने क्या किया पूछा उसमें। कि आप आर के धवन को जानती हैं? हम्म तो उन्होंने बोला जी वो मेरा पर्सनल स्टाफ है, पीएस जिसको बोलते हैं, आपने अभी बोला। तो बोले कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने ये कंफर्म किया है कि ही कोऑर्डिनेटेड द यूज ऑफ जीप्स फ्रॉम द स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फॉर योर इलेक्शन रैलीज, वाज ही एक्टिंग अंडर योर इंस्ट्रक्शंस? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने बोला, आर के धवन ने बोला स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जीपे हमें इलेक्शन के लिए दिलाई जाए, तो क्या आपके कहने पे उन्होंने किया था? उन्होंने फिर बोला कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करती लॉजिस्टिक के बारे में, और इफ उन्होंने कुछ ऐसा किया भी है तो ये मेरी जानकारी में नहीं है, ना मैंने इसके बारे में बताया उसके बारे में। और फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपने क्वेश्चन किया कि ये कैंपेन के अंदर सरकारी जीपे कैसे चल रही हैं? सरकारी जीपे तो चल रही थी। तो उन्होंने बोला मेरे को इसकी जानकारी नहीं थी कि सरकारी जीपों में कैंपेन चल रही थी। और जब उन्होंने पूछा कि क्या आप इसको मना कर रहे हो कि सरकारी जीपें नहीं चली, क्योंकि ये बार बार बोलती थी कि मैं माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करती। और उस हाँ सॉरी,
तीन गवाहों की भी उन्होंने गवाहियां कराई थी, जिन्होंने टेस्टिफाई किया था कि लाउड स्पीकर, फर्नीचर और इवन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस वर इंस्टॉल्ड एट द रैली वेन्यू बाय पीडब्ल्यूडी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट लेबर वाज यूज्ड। आर यू डिनाइंग दिस फैक्ट? तो इंदिरा जी ने बोला कि मैं कह रही हूँ कि मैंने व्यक्तिगत तौर पे ऐसा कोई ऑथराइजेशन नहीं दिया था। मैं उसको ऑथराइजेशन नहीं देना और मना करने में फर्क होता है का, तो मैं कह रही हूँ मैंने ऑथराइज नहीं किया, हुआ होगा। तो बोले कि ये सारी अप्रूवल्स में आपकी कैंपेन सील थी, बार बार ये नाम आता है कैंपेन सील, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर उनके सिग्नेचर तो कहीं पे थी नहीं। तो ऐसा उन्होंने सवाल पूछा। तो उसके बाद उन्होंने फिर ये बोला कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं तो आपकी ये ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है कि आप जाने कि आपका स्टाफ किस प्रकार की मिसकंडक्ट कर रहा है, क्योंकि पीएस भी उनका और यशपाल कपूर भी उनका, तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जानते और उसको रोकते। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने इस देश को पूरी डेडिकेशन के साथ इसकी सेवा की है, जो सर्व द नेशन विद फुल डेडिकेशन, और मैंने कभी जानबूझकर, विलफुली कानून को कानून को तोड़ा नहीं है। और ये मुझे लगता है कि प्रोसीजरल एरर है, लेकिन इसके अंदर मेरी कोई दूषित मानसिकता नहीं है, मेरा मतलब मैलिशियस इंटेंट नहीं है। ऐसा उन्होंने कोर्ट के अंदर अपने बयान में दिया। और फिर बाद में ये भी चर्चा चलती रही कि ये मामला इंटेंट के बारे में नहीं है, मामला लीगैलिटी के बारे में, कि कानून टूटा कि नहीं टूटा। आपकी मंशा कानून को तोड़ने की थी या नहीं तोड़ने की थी, उसका उसका मामला नहीं होता। तो उस वक्त फिर ये सारी जो सब चीजों को लेके थे, तो ये गवाहियों में ये पूरी चर्चा चलती रही। और जहां तक मेरा ख्याल है कि 3 दिन तक ये क्रॉस एग्जामिनेशन चला, और शांति भूषण जी ने काफी जोर शोर से इसको क्रॉस एग्जामिन को किया। जज साहब ने पूरी शांति से पूरा डेकोरम बना के रखा। फिर से दोहराता हूँ कि विशेष प्रिविलेज प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को नहीं दिए गए। और ये हम शायद 21 जून की बात है कि 21 मार्च की बात है कि ये गवाहियां समाप्त हो गई। 18 से शुरू होकर 31 मार्च को वो समाप्त हो गई। उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि 18 भाई से शुरू होकर 21 मार्च को समाप्त। 18 से, हाँ 18 से 21, 3 बार का ऐसा वो। 18 मार्च 1975 को गवाहियां शुरू हुई, इक्कीस हाँ, मार्च 1975 को यस यस। गवाहियां और खत्म जो हुई। मोटे मोटे 3 ग्राउंड आए वो मैंने आपको बता दिया। अब आप ग्राउंड सुनेंगे तो इसमें कोई डिनाइल का स्कोप ही नहीं है ना। अगर यशपाल कपूर इलेक्शन ऑफिसर बनने के दिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे तो उसका तो कोई डिनाइल ही नहीं था, क्योंकि 25 तारीख को वो थे, 28 को उनका रेजिग्नेशन हुआ, 25 को इलेक्शन एजेंट वो बन गए। उसके बाद यशपाल कपूर के पत्र थे जिसमें उन्होंने बोला अरेंजमेंट करे, तो उसका भी कोई डिनाइल नहीं था। आर के धवन के। आर के धवन जी के। हाँ RK। और सरकारी मसले हुए तो इन्हीं को मानते हुए फिर सर 12 जून सन 1975 ये वो फैसला आता है। और जिसे बोलते हैं कि पूरा देश हिल गया। और पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को के चुनाव, हाँ सॉरी, फैसला पहले मैं सुना देता हूँ जो मैंने अभी पहले बताया था कि पूरा देश हिल गया। पर लोगों में चर्चा हो रही थी कि ये फैसला इंदिरा जी के खिलाफ आने वाला है। यह चर्चा 10, 9, 10, 11 तारीख के आसपास अखबारों ये में। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात भी है ना, आप ग्राउंड्स देखिए जैसे आपने कहा, मुझे हाँ, लगता है कि इट्स अ ओपन एंड शट केस। लेकिन हमने ये भी तो देखा है ओपन एंड शट केसेस को भी मैनेज और मैनिपुलेट किया जाता हाँ, वो जगमोहन सिन्हा, मैं इस मामले में आई थिंक जस्टिस जगमोहन सिन्हा जो है, ठीक है कि नहीं, है। जो हाँ, उन्होंने बेसिकली कितना उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा, क्योंकि तब तक तो बेसिकली कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशरी, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो 1960s ऑनवर्ड्स जो है वो, खासकर जब से इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद जब सत्ता संभाली, तो न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी, न्यूट्रल जुडिशरी, ये सब चीजें जो है प्रैक्टिकली जो है वो खत्म कर दी गई थी। और बाद में हमने देखा भी, जो एडीएम जबलपुर वाला केस है जिसपे हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि देयर वाज, मतलब एक ही जज थे जिनका की बेसिकली जो है वो डिसेंट था। तो जस्टिस, बाद में तो हाँ, जुडिशरी भी 75 से 77 के दौरान जो है वो। वही आप तो अभी आप बोल रहे थे कि भाई ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कमिटेड जुडिशरी का भी अभी आपने नाम लिया तो मेरे को ध्यान आ गया। पी चिदम्बरम के पिताजी थे जिन्होंने पहली बार कमिटेड जुडिशरी के बारे में बात की थी कि जुडिशरी नीड नॉट बी इंडिपेंडेंट, जुडिशरी शुड बी कमिटेड।
वो भी एक सोशलिस्ट कंसेप्ट था कि आप सामाजिक परिवर्तन के बारे में जुडिशरी कमिट होनी चाहिए। हम्म। तो वो अपने आप में एक बड़ी व्यवस्था थी तो कमिटी। ऐसे में जगमोहन सिन्हा जी, जो जस्टिस जगमोहन सिन्हा है, उनका ये स्टैंड लेना, एंड ही सफर्ड बिकॉज ऑफ दैट। हाँ, सफरिंग के बारे में आएंगे तो आगे मुझे लग रहा आगे है कि चर्चा सफरिंग करेंगे, वाले में बट अक्षय खन्ना भी उन्हें पता आएंगे। था कि कीमत चुकानी पड़ेगी, हाँ वो और तो। पर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। आई थिंक दैट वो जो 12 जून 1975 है, दैट इज वन ऑफ द गोल्डन डेज इन द गोल्डन चैप्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन जुडिशरी, जो भारत और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का तो के, अगर वो हम उसमें ये वो करें। जो गोल्डन फेज अगर हम कहें चैप्टर ना करके, अगर वो गोल्डन फेज था या गोल्डन चैप्टर था या गोल्डन पेज था, तो आप देखिए ना फिर अगर जब इमरजेंसी लग जाती है और हमारे फंडामेंटल राइट्स, राइट टू लाइफ को भी कहा जाता है कि ये भी अब हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, तो नो हाई कोर्ट्स फैसला देती हैं कि राइट टू लाइफ आप नहीं डिराई कर सकते। तो जो गोल्डन पेज या गोल्डन फेज था, वो सुप्रीम कोर्ट ने आके सारा गोल्ड जो है उसको पीतल बना दिया। बोला कि नहीं, अगर इमरजेंसी लग गई है, किसी के चुनाव निरस्त हो गया और इमरजेंसी लग गई है, तो ना आपको जीने का अधिकार है, ना जीने के अधिकार को चुनौती देने का अधिकार है। हम उस पर आएंगे, उस पर जरूर लेकिन आएंगे। आप फैसला बताइए, तो जस्टिस जगमोहन सिन्हा ने क्या फैसला क्या सुनाया? तो फिर वही फैसला जो मैंने बताया कि जगमोहन सिंह हाँ। ने बोला कि देखिए, हम ये सिद्ध करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने धारा 123(7) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन किया है। उल्लंघन कैसे किया है कि इन्होंने जो बेल प्रैक्टिसेस एडॉप्ट की हैं इन्होंने, चुनावी जो वो था, अपना संहिता थी उसका उल्लंघन किया है, जिसमें उन्होंने ऐसे व्यक्ति को इलेक्शन एजेंट बनाया जो सरकारी कर्मचारी, तो पहला उल्लंघन। और सरकारी जो संपत्ति थी उसका चुनाव में कैंपेन किया, ये दो मेन थे। उन्होंने बोला ये सिद्ध हो गया है, तो अब इंदिरा जी का चुनाव को निरस्त किया जाता है, नंबर एक। दूसरा, कि आने वाले 6 साल तक वो किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये अपने आप में एक, समझ लिए, क्रांति, धमाका कुछ भी हुआ। ये भी बोलते हैं लोग कि जो स्मूथनेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थी वो डिसरप्ट हो गई। जैसे 12 जून को ये डिसरप्शन आया, तो 25 जून को इमरजेंसी आ गई। वो इमरजेंसी ने भारतीय डेमोक्रेसी का चेहरा ही बदल दिया ना, क्योंकि हम्म। इमरजेंसी पाकिस्तान में और ये सब चीजें तो होती रहती थी, हम उससे बिल्कुल अलग से बचे हुए थे, हम उससे तो मैं बिल्कुल। दर्शकों को एक बार समअप करके बताता हूँ कि 12 जून 1975 को जो निर्णय आया, उसकी वजह से इंदिरा गांधी जो है, हालांकि उन्होंने 24 जून को जो है वो एक स्टे ले लिया था, तेईस यस, तेईस जून 24 जून का ही वो स्टे। 24 जून को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पे स्टे तो ले लिया, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें स्टेप डाउन करना ही पड़ता, जो है प्रधानमंत्री के पद से। और प्रधानमंत्री का पद वो छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपनाया, और उन्होंने देश में आर्टिकल 352 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसमें कि उन्होंने सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो निरस्त कर दिए। सारे राइट टू अपोजिशन, लाइफ, राइट टू लाइफ, मोर इम्पोर्टेंट, राइट टू हाँ लाइफ। हाँ, राइट टू लाइफ, इस पे हम विस्तार से भी चर्चा हाँ, करेंगे। हम चर्चा करेंगे, हाँ। अपोजिशन को जेल में डाल दिया। और आपको बता दूं कि के आर मलकानी, जो मदरलैंड नाम के समाचार पत्र के संपादक थे, पंडारा रोड पे रहते थे, वो पहले व्यक्ति थे जो इमरजेंसी के अंदर रात को जो है वो 2:30 बजे के आसपास उन्हें अरेस्ट करके थाने लाया गया। मैंने इस पे एक पूरा विस्तार से लेख लिखा है, और उनकी एक बहुत अच्छी खूबसूरत किताब है इस पे, जो है द मिडनाइट नॉक, जो है वो। फिर आप अडवाणी जी की, एल के अडवाणी है, उनकी एक बहुत अच्छी किताब है बिजनेस स्क्रैप बुक, जो है वो भी आप जो है उसको देख सकते हैं। और हम आगे जब एपिसोड्स में चलेंगे, विनोद मेहता जो हैं, उन्होंने संजय गांधी के ऊपर फोकस करके, क्योंकि संजय गांधी की एक बड़ी जो है वो विवादास्पद भूमिका आपातकाल में रही, उस पर उनकी है। कुमी कपूर, जिनके पति वीरेंद्र कपूर जो है उस समय मदरलैंड में काम करते थे, तो जो बाद में वो कॉलमिस्ट है वीरेंद्र अच्छा, कपूर जी, कुमी कुमी कपूर कपूर क्या इंडियन क्या एक्सप्रेस मदरलैंड की में काम एडिटर है। करते थे? अच्छा, ये मुझे जानकारी हाँ, नहीं है। वो मदरलैंड में काम करते थे। मैंने इस पे एक अलग से एपिसोड किया हुआ है। मदरलैंड में क्या हुआ, राजेश जी, मैं एक छोटा सा बस एनेक्डोट बताता हूँ, फिर उसके बाद हम रैप अप करेंगे। क्या हुआ कि रात को बिजली काट दी सारे अखबारों की। और मदरलैंड उस तो वक्त संघ कार्यालय झंडेवालान के पीछे, जी जी जी, बिल्कुल। झंडेवालान अब के अंदर सबसे पीछे बिल्कुल कोने के अंदर एक छोटी सी हाँ बिल्डिंग हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल। वहां से ये मदरलैंड चला जी, करता तो था। अब मदरलैंड और की भी बिजली काट दी, लेकिन क्या हुआ कि पता नहीं किसी भले मानुस आदमी को, अच्छा सुबह, दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर सिर्फ एक अखबार था जिसमें एक छोटी 3 लाइन की बेसिकली खबर ब्रीफ छपी थी,
कि देश में आपातकाल लागू हो गया, क्योंकि सबके अखबारों की जो है वो बेसिकली बिजली काट दी गई थी। और आधी रात में जब ये साइन हो के आया, प्रोक्लेमेशन हुआ ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से, तो तब तक वो सुबह ही प्रोक्लेमेशन उन्होंने किया, बट जब तक ये हुआ तब तक बहुत सारे अखबार छप भी चुके थे, बट जो छपने भी जाते सबकी बिजली बिजली काट कूट के हाँ, वो कर दी सेंसर थी। जिसको लेकिन बोलते हैं, सेंसर। पहली हाँ, बार हिंदुस्तान ने सेंसर सुना। हाँ, अच्छा, अब अगले दिन क्या हुआ, सुबह 9-10 बजे के आसपास जो मलकानी जी थे वो रात में अरेस्ट हो गए। तो मलकानी जी के परिवार वालों ने जो है वो इनके स्टाफ को मैसेज कर दिया कि भाई आपातकाल लागू हो गया, तो आप लोग भी देख लो थोड़ा जो है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से। तो लेकिन अगले दिन सुबह क्या हुआ, बिजली आ गई। किसी भले मानुस आदमी ने, सारे अखबारों की बिजली कटी हुई थी, लेकिन सुबह और सुबह 9-10 बजे मदरलैंड के अंदर बिजली आ गई, प्रिंटिंग प्रेस में। तो इन लोगों ने उसी समय एक विशेष अंक निकाला मदरलैंड का, और वो मदरलैंड का विशेष अंक जो है निकाल के, और सड़कों पे जो है वो उसको बेचने के लिए जो है वो भेज दिया। उस समय 20 पैसे की कॉपी होती थी मदरलैंड की, और वो कॉपी 20-20 रुपए में बिकी। और ओके। उनको जो है एक बार शायद दोबारा से उनको जो है, मतलब वो लगातार प्रिंट करके भेजे जा रहे थे। और वो मदरलैंड वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर हु ब्रोक इन फुल डिटेल द स्टोरी ऑफ इमरजेंसी। बाकी सिंपल स्क्रीन ऑफ सबने तो एमएमसी। बाद में जो वो किया, बट मदरलैंड वॉज द फर्स्ट पेपर जो है टू ब्रोक द स्टोरी। और 20 पैसे की उसकी कॉपी 20 रुपए में बेसिकली उस दिन बिकी थी जो है, क्योंकि उस समय ये टेलीविजन और मतलब ये सब केबल टीवी और इंटरनेट और ये सब तो था नहीं। तो मैं इसमें मैंने एक वीडियो पूरा का पूरा अपने चैनल पे बनाया हुआ है जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत तो बढ़िया आप रहेगा। उसको देखें जो है उसमें। तो बहरहाल राजेश जी, मैं आपके क्लोजिंग कमेंट्स जो है वो चाहता हूँ इस पे, और फिर हम रैप अप करेंगे। देखिए, मतलब क्लोजिंग कंटेंट के बारे में क्या बोला जाए, तो मैं बोलूंगा कि एक बहुत ही मतलब अजीब करीब समय है, एक इमरजेंसी लगती है, लेकिन उस समय पे एक मोरालिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, या जिसको बोले कि अदरवाइज, तो उसमें उस मोरालिटी में हमारे जज साहब हैं, जस्टिस सिन्हा, जो किसी प्रकार के भी उसमें नहीं आते। उसके बाद जो एक गीत सा आता है ना, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तो ये वाकई दिए और तूफान की कहानी थी। एक तरफ हमारे राजनारायण जी, और दूसरी तरफ श्रीमती इंदिरा गांधी थी, सबसे ज्यादा फक्कड़ आदमी हिंदुस्तान का, और सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी। तो ये दिए और तूफान की लड़ाई जो थी, वो भारतीय न्यायिक व्यवस्था ने अपने सामने लड़वाई, या वो उनके सामने लड़ी गई। और उसके बाद जो व्यवस्था थी और जो जज साहब थे, उन्होंने वो एक दिए को एक तूफान से जिता दिया। और जिताने के बाद उसके बाद जो चीजें हुई वो तो हम बाद में डिस्कस हाँ, करेंगे। उस पर हम लोग और बाद में हाँ, चर्चा लेकिन करेंगे। दूसरी बात ये है कि सब कुछ कोर्टों में सिद्ध भी हो गया। तो सरकार ने ये भी नहीं किया कि कागज नहीं प्रस्तुत किए, या कागज को मैनिपुलेट कर दिया, या ऐसा कुछ किया। तो सब कुछ कोर्ट में आया भी, और सब कुछ सिद्ध भी हुआ, और सिद्ध होने के बाद फैसला भी हो गया। तो ये फैसला तो सबको पढ़ना चाहिए। और ये कि भाई कैसे हुआ, तो मुझे उसका लिंक उसके भी राजेश बाद। जी मेरे ख्याल से ऑनलाइन तो होगा ये फैसला। हाँ जरूर, हम फैसला है, ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मैं लेकिन एक बार कोशिश करता हूँ अपनी उसका रिसर्च लिंक भी आप करके। डालिएगा उसके उसका अंदर लिंक भी हम ताकि। लोग शेयर कर लेंगे हाँ डिस्क्रिप्शन जी, हाँ। बॉक्स। तो वो इतना बड़ा फैसला आ गया, और डिसरप्शन हुआ इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। स्मूथ सेलिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी वाज डिसरप्टेड। और 12 दिनों के अंदर इलेक्शन इमरजेंसी लग गई, जिससे कि जब भी हिंदुस्तानी डेमोक्रेसी के बारे में बात की जाएगी, तो बिना इमरजेंसी के वो बात ना शुरू होगी ना खत्म होगी। तो एक महान परंपरा जो प्रजातंत्र की इस देश में थी, वो डिसरप्ट हुई, अनफॉर्चुनेटली डिस्टर्ब हुई। इंदिरा गांधी जी ने वो निर्णय लिया, जिन लोगों ने वो निर्णय लिया उसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। और पर अच्छी बात है कि 17 या 18 महीने के अंदर ही हम आराम से उस इमरजेंसी से बाहर आ गए। और फिर हमने वो जनता पार्टी की, मैंने वो रैली अटेंड की थी जो रामलीला ग्राउंड में हुई थी। मैं बहुत छोटा था, आई मस्ट बी ओनली 12 12 13 साल का था। तो हम अपने करोल बाग के घर से लेके और रामलीला ग्राउंड तक पैदल चलकर आए थे। और हमने वो रैली अटेंड की थी जहाँ पे वाजपेयी साहब और ये सब लोग, जयप्रकाश नारायण जी, ये सब लोग आए हुए थे। पता नहीं इतने बचपने में मैं क्यों वहां गया, कैसे गया, लेकिन हमने अटेंड अटेंड किया वो। तो उसके तो बाद हमारा प्रजातंत्र और निखर गया, और बढ़िया तरीके से फैला। और दुनिया भर में हमने अपने प्रजातंत्र को स्थापित होते देखा, पल्लवित होते देखा।
हम्म। खुशबू निकलती रही, और आज भी एक खुशबूदार प्रजातंत्र है, बहुत ही लुभावना है, बहुत ही मनमोहक है और बहुत अच्छा है। आज हमारा जो हमने सौभाग्य अभी है। देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी, जिस तरीके से ऑल पार्टी डेलीगेशंस जो है हाँ वो जो भारत का पक्ष रखने के लिए गए, और मुझे बड़ा अच्छा जो एक बड़ा वायरल भी हुआ कि जो डीएमके की सांसद हैं कनिमोई जी, तो उनसे एक प्रश्न पूछा गया कि ये जो भारत है उसमें जो है वो इतनी सारा डाइवर्स, और ये हिंदी और को थोपने का, तो आपकी कौन सी भाषा जो है वो है मेन भाषा आपकी कौन सी है, तो उन्होंने बोला हमारी भाषा है बेसिकली यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ हाँ हाँ, तो यस। दैट वाज अ वंडरफुल बेसिकली आंसर जो हाँ, है विच यस शी गेव यस। जो है। तो ओवरऑल मतलब एक वो अच्छा है, लेकिन हम अपने इतिहास से अगर सीखेंगे नहीं तो हम अपने इतिहास को दोहराते रहेंगे, तो इसलिए इससे सीखना बड़ा जरूरी है कि ये सब क्या हुआ और ये दोबारा से ना हो। तो आप इतिहास के इन पृष्ठों को पढ़े, हमने आपके साथ थोड़ी सी जानकारी साझा करने की कोशिश की। और आपने राजेश मौका जी, दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चर्चा जारी रहेगी। अब हम जो नेक्स्ट पच्चीस एपिसोड, या छब्बीस जून की रात्रि, मध्य रात्रि से हम शुरू करेंगे अब अगला ये तो सही एपिसोड। है, हाँ। और फिर उसके बाद, और मैं आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ कि ये एक थ्रिलर नॉवल की तरह है। ये जो कहानी जब आप सुनेंगे और सब वो है, सो इट कैन बीट एनी थ्रिलर नॉवल। वो, और राजेश जी का धन्यवाद भी है क्योंकि राजेश जी इज अ ग्रेट स्टोरी टेलर ऑल्सो। तो वो और वो जो, 25 तारीख की रात्रि की जो घटनाएं हैं, जिसमें हमारे हरियाणा के बंसीलाल जी आते हैं, आर के धवन वगैरह भी हैं, जी जी चिदम्बरम जी जी। साहब भी वहां पर, चिदम्बरम के फादर हैं और बाकी लोग हैं। और बाकी लोग नहीं चाह रहे कि प्रेस को क्लोज किया जाए, और वो देवीलाल जी वो भजन लाल जी आके बोलते हैं। तो हम्म। वो सारी की चीजें भी अब रिकॉर्डिंग है, उसके बारे में जी भी जी, थोड़ी हम लोग इस पे बहुत। चर्चा करेंगे, और दर्शकों से आग्रह है कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, एक लाइक लाख करें। लोग जेलों में गए सर। जी एक जी लाख जी, लोगों को अरेस्ट एक किया। लाख से ज्यादा बिल्कुल हो हाँ, गए। विच नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम्म। विच, उसके बाद भी वो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो जी जेल, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ ना जेलों में। हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया, आप प्रजातंत्र को जेल में नहीं डाल सकते। आप भारतीय जनमानस की जिज्विषा को आप रोक नहीं सकते। ये प्रजातंत्र को कोई नहीं रोक सकता, ये सिद्ध हो गया। उसके बाद किसी ने भी ये जहमत ही नहीं की कि रोकने की कोशिश भी करे। तो दर्शकों, आज की चर्चा समाप्त करेंगे इस पे। आपने जो है वो इतना धैर्य रखा और हमारी बातचीत को सुना। आप सभी को नमस्कार। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू वेरी जल्दी मच। आपसे मिलेंगे और जो है इसके अगले एपिसोड को रिकॉर्ड करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, सब दर्शकों का धन्यवाद, इतनी बड़ी चर्चा को उन्होंने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।